कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जिसको हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजक रसायन को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली अपन लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में सीख लिया कि सॉल्ट किस टाइप के होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट होता है कौन सा विशिष्ट टाइप का सॉल्ट है, वो जानकारी अपन ने ले ली थी। अब कंटिन्यू करते हैं यार, किसने पहली बार सोचा या किसने पहली बार सोच के बताया कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ये पानी में जाके आयोनाइज नहीं होते हैं, ये किस तरह के बॉन्ड रखते हैं, इन बॉन्ड्स को कोई नाम दिया जा सकता है क्या? इनके बारे में जो पहली चर्चा बोल दिया जाए तो पहली चर्चा एल्फ्रेड वर्नर ने की थी, ऑलमोस्ट 1913 में की थी। जो भी ईयर अपने को याद नहीं रखना, लेकिन उसकी थ्योरी क्या थी, वो बड़ी गजब की इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। कुछ एक दो बात हल्की सी कोई गलत भी हो गई थी, लेकिन जिस मॉलिक्यूल लेके चला उसके अकॉर्डिंग वो सही थी, ठीक है। और जो बातें की वो सारी चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है वहाँ इसका यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी वर्नर थ्योरी। तो कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को वर्नर थ्योरी के साथ। वर्नर थ्योरी, देखो वर्नर थ्योरी सिंपल सा क्या मतलब, पहली बात तो ये पहली थ्योरी थी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो थे उन पे दी गई थी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे दी गई थी। तो ये पॉइंट लिखा जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। इट इज़ फर्स्ट थ्योरी टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब इससे पहले कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो रखी थी किस तरह से देखते हैं। और इससे बहुत ही एक शानदार पॉइंट बोला कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो दो तरह की वैलेंसी रखता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसकी वैलेंसी दो होती, बस ये मेन चर्चा थी। देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी, देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी present in these compound। दो तरह की वैलेंसी इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको उसने नाम दिया अपने हिसाब से। पहला प्राइमरी वैलेंसी और जो सेकंड वैलेंसी थी उसको सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब इसके बारे में अपन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं और एज ए डिफरेंस ही करते हैं इसकी चर्चा। और बीच में एक कंपाउंड देता हूँ जिसके बारे में उसने डिस्कशन किया था। उसने जो मॉलिक्यूल लिया था NH3 6.Cl3, ये कॉम्प्लेक्स था जिस पे उसने चर्चा की थी। इसको देखते हुए सारा एनालिसिस इस एग्जाम्पल को मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया। अब सुनना उसने क्या क्या सोचा, क्या क्या बताया, क्या क्या जानकारी अपने को दी। इसने बोला कि जो दो वैलेंसीज हैं, एक वैलेंसी जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है, एक वैलेंसी जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है। देखो मेटल से जो जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल या आयन, वो दो तरह से जुड़े हुए हैं। एक जो आयोनाइज होता है, एक जो आयोनाइज नहीं होता। जो आयोनाइज नहीं होता उसको अपन ने कॉम्प्लेक्स स्फीयर में रखा, जो आयोनाइज होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर रखा। तो इसने बोला कि जो दोनों कनेक्टेड है, जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं दिखाऊं या लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, COCl3.6NH3, मतलब अमोनिएटेड सोल्ट है और कुछ नहीं है ये। तो इस सोल्ट का ये जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाया, कैसे सोचा, इस तरह से क्यों एग्जिस्ट करता है। तो पता चला होगा यार कि मतलब कोई तरीके रहे होंगे, जैसे सॉल्ट एनालिसिस तो अब का तरीका है, लेकिन इसने उस टाइम पर कैसे सोचा कि ये जो 6 अमोनिया अंदर होगा और ये जो 3 क्लोरीन है वो बाहर ही होगा। पर ये आइडिया जैसे भी लगा वो अभी थोड़ी देर में चर्चा आ जाएगी, लेकिन इतना तो पता चल गया कि दो तरह से मॉलिक्यूल कोबाल्ट जो है इस मॉलिक्यूल में या फिर इस पूरे मॉलिक्यूल में देखा जाए, कोबाल्ट के साथ जो भी आयन या दूसरे मॉलिक्यूल है उसने दो तरह से बॉन्ड फॉर्म किया। एक कुछ इस तरह का बॉन्ड फॉर्म किया जो आयोनाइज हो रहा है, दूसरा कुछ इस तरह का जो आयोनाइज नहीं हो रहा। तो जो आयोनाइज हो रहा है उसको प्राइमरी वैलेंसी नाम दे दिया, क्योंकि पहले पता चल गया यार आयोनाइज हो रहा है, इजीली उस आयन को चेक कर लिया गया। और दूसरा जो आयोनाइज नहीं हुआ, क्या पता बाद में पता चला होगा, तो उसको नाम दे दिया सेकेंडरी वैलेंसी। तो नाम से पता चल गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी, जो आयोनाइजेबल है, जो आयोनाइजेबल है। और जो आयोनाइजेबल नहीं है उसको क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं यही लिखता हूँ, ये जो Cl है, ये जो Cl कनेक्टेड है CO के साथ,
वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसको नाम क्या दे दिया, प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो कनेक्टेड है Cu के साथ वो सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई? ये सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड, ये मैं छोटा लिख रहा हूं ताकि बस एक बार दिख जाए, ये सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है और ये प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 की चर्चा करता हूं, हर एक बात को लिखता हूं। जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये स्फीयर के आउटर साइड में प्रेजेंट होती है, ये स्फीयर के आउटर साइड में प्रेजेंट होती है और आयोनाइज हो जाया करती है। तो पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन आउटर साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इट इज, अब देख के पता चल रहा, अब इसको देखते रहो, पॉइंट्स लिखते रहो जो उसने थ्योरी में अपने दिए थे। इट इज प्रेजेंट एट आउटर साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट एट इनर साइड, it present at inner side of complex sphere। दूसरा बड़ा पॉइंट, अब जो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये पानी में जाके आयोनाइज हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इट इज आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल होती है, इट इज आयोनाइजेबल ऑन dissolution, या it get ionized on dissolution in water। जब भी ये पानी में डिजोल्व की जाती है तो ये आयनीकृत हो जाती है। इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये आयोनाइज नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अपन ने सीख लिए, समझ लिया। अब सुनना, अगला पॉइंट क्या था, इसने ये चेक किया, वो तरीका क्या था, वो तरीका सिखाऊंगा। इसने क्या चेक किया कि जो अंदर जो वैलेंसी है ये फिक्स रहती है सेकेंडरी, जबकि बाहर वाली चेंज हो सकती थी। तो ये जो वैलेंसी है NH3 वाली, या जो अमोनिया ने सेटिस्फाई की है, ये वैलेंसी फिक्स है। दिस वैलेंसी इज नॉट फिक्स्ड। जो प्राइमरी थी, जो बाहर थी, ये फिक्स नहीं थी, इज नॉट फिक्स्ड, जबकि अंदर वाली जो थी वो फिक्स्ड थी। इट इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड थी, कैसे थी, उसने पता कैसे किया, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब जो अंदर वाली जो वैलेंसी थी, इसने जो मॉलिक्यूल चर्चा की उसके अकॉर्डिंग ये अंदर वाला या तो न्यूट्रल था, जो इसने देखा है, और एक केस ऐसा है जहां पर नेगेटिव चार्ज भी है। मतलब इसने बोल दिया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कोबाल्ट से सेटिस्फाई हो रही है या कोबाल्ट को सेटिस्फाई कर रही है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या फिर एक नेगेटिव चार्ज आयन होगा। अब वो एग्जांपल कहां से पता चला, वो एग्जांपल इसी से इंट्रोड्यूस किया था उसने। चर्चा करेंगे, बताएंगे, जहां पर उसने ये बताया कि वैलेंसी फिक्स होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, वहीं पर उसको ये बात भी पता चल गई कि जो अंदर वाली जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो या तो न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल आयन से सेटिस्फाई होगी, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलना चाहिए मेरे को, सॉरी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज एक एनाइन से सेटिस्फाई होगी। ये उसको पता चला। तो जबकि ये क्या था, जो बाहर वाली थी, जो मॉलिक्यूल इसने लिया वो नेगेटिव चार्ज ही था, Cl-। तो इसको लगा कि यार हो सकता है बाहर वाली इसके अलावा कोई हो ही ना, तो इसने सब पॉइंट रख दिया कि जो बाहर की तरफ होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो फिक्स है कि नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होगी। हालांकि ये पॉइंट ज़्यादा सही नहीं था, क्योंकि इसके अलावा मतलब अपन ने देखा कि इसके अलग जगह और भी कोई आयन आ सकता है, कैटाइन भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, जो पॉइंट उसने लिखा वो लिख रहे हैं, चाहे वो गलत है, उसकी थ्योरी में था ना यार, गलत तो बाद में पता चला ना, ये नहीं आता। सोचो ना, यदि ये अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस नहीं करता तो शायद कोई थ्योरी आती ही नहीं। चलो, तो जो भी इसने भला किया बुरा किया, भला ही किया होगा यार, बच्चों को नया टॉपिक मिला कुछ सीखने के लिए, और नहीं पढ़ने वाला उनका बुरा किया है। तो दिस वैलेंसी इज जो प्राइमरी है नेगेटिव चार्ज्ड, या दिस वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जबकि ये क्या था, दिस वैलेंसी इज न्यूट्रल और
नेगेटिव चार्ज। ये जो वैलेंसी रहा करती है या जो सेटिस्फाई होती है या तो नेगेटिव से होगी या फिर न्यूट्रल चार्ज से होगी, सेकेंडरी अंदर वाली। और लास्ट पॉइंट जो इसने दिया कि अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है या अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी बनती है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है। बॉन्ड जो बनता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि बाहर वाली जो वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। अब सुनना, डायरेक्शनल नेचर क्या है, नॉन डायरेक्शनल नेचर क्या, दिशात्मक गुण क्या, अदिशात्मक गुण क्या। सुनना, आपको पता हो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड हाईली डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। कैसे जजमेंट किया मैंने, सुनना, जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें जो आयोनिक क्रिस्टल बनता है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, जो सॉलिड स्टेट में सिखाया हुआ है, जाके लेक्चर देखें, बहुत अच्छे सिखाया हुआ है NaCl का क्रिस्टल। तो जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें एक Na+ को चारों तरफ से Cl- क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस बेचारे Na+ को पता ही नहीं कि मेरे को एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में अट्रैक्शन मिल रहा है नेट। बात समझ में आ गई? तो ये डायरेक्शन फिक्स नहीं मिल पाना एक तरह से नॉन डायरेक्शनल नेचर है। जबकि बात करूँ H2O, H2, कोई भी NH3, उसमें पर आप एक डंडा दिखाते हो, वो डंडा ये बताता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपस में अट्रैक्शन लग रहा है। तो एक डायरेक्शन नेचर, एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्शन लग जाना तो डायरेक्शन नेचर हो गई, और सभी डायरेक्शन से मिल जाना नॉन डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिली ना यार, कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं मिल पा रही जहाँ से अट्रैक्शन मिल रहा है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, जो प्राइमरी है वैसे भी आयोनिक वैलेंसी होती है, तो इसको क्या बोला गया, नॉन डायरेक्शनल नेचर। दिस valence is non-directional nature in, or this valence is directional in nature। ये वैलेंसी क्या थी, डायरेक्शनल नेचर की थी। तो मोटा मोटी इसने क्या बोला कि एक स्क्वायर की दो वैलेंसी होती, एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसमें दो वैलेंसी होती है, एक जो बाहर एक जो अंदर है। जो बाहर सेटिस्फाई होती है वो फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। जो अंदर वाली वो फिक्स होती है, बाहर वाली आयोनाइज होती है, अंदर वाली आयोनाइज नहीं होती है। बाहर वाली नॉन डायरेक्शनल नेचर, अंदर वाली डायरेक्शनल नेचर होती है। बाहर वाली केवल न्यूट्रल एनाइन से सेटिस्फाई होगी, जबकि अंदर वाली न्यूट्रल और एनाइन दोनों के द्वारा सेटिस्फाई हो सकती है। ये सारी चर्चा मैंने आपके सामने लिखी है और सारा शॉर्ट में आपको बता भी दिया है। अब मेरे को चर्चा करनी फिक्स और नॉन फिक्स की, कि जो प्राइमरी वैलेंसी है जो बाहर की तरफ है वो फिक्स नहीं है, जबकि अंदर वाली फिक्स है, उसने कैसे काम किया उस पर चर्चा करते हैं। 2 मिनट की चर्चा है, बड़ी खास चर्चा है। चलो आइए देखते हैं, इसको बढ़िया से नोट करें, आप नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो अगर आप यदि वीडियो लेक्चर ये देख रहे हो तो प्लीज़ आप अच्छे नोट्स बनाओ, आपको बहुत हेल्प करेंगे सारे के सारे नोट्स। और इस प्रॉपर तरीके से एक एक हेडिंग शायद ही कहीं मिलेगी जो तुम्हें यार फ्री में दे रहा हो। ठीक है, तो यार प्लीज़ जो बच्चा नहीं मतलब कोचिंग अफोर्ड कर पा रहा उन तक ये पहुंचाओ, वो समझ पाए, वो सीख पाए कुछ। देखो जितना अपने को आता है उतना अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं और सीखें वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं उसने कैसे जजमेंट किया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो द्वितीयक संयोजकता है, वो फिक्स कैसे है। तो उसने इसी मॉलिक्यूल से चर्चा स्टार्ट की, क्या, COCl3.6NH3, इसने मॉलिक्यूल लिया। इसको इवन ये भी पता नहीं था कि 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी में, प्राइमरी वैलेंसी में। इसको पता करने के लिए इसने किया क्या, इसने क्या किया, COCl3.6NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया, इसका 1 मोल लिया, इसको रिएक्ट करवाया AgCl एक्सिस में, सॉरी AgNO3, AgNO3 एक्सिस में रिएक्शन करवाया। तो देखो अब होता क्या है, ये जो Cl है, Cl यदि पानी में जाके Cl- के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो कन्फर्म ये Ag+ के साथ कंबाइन होगा, और Ag+ के साथ कंबाइन होकर AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, कम घुलने वाला या बहुत कम घुलने वाला लवण है ये। ठीक है, अब इसको एक्सेस में ये इसलिए लिया था कि ये कम पड़ना ना पड़ जाए, और इसका 1 मोल इसलिए लिया ताकि अपन जस्टिफाई कर पाए कि कितने मोल प्रेसिपिटेट बना है। तो इसमें उसने ऑब्जर्व किया, क्या देखना, उसने ऑब्जर्व किया AgCl का प्रेसिपिटेट तो बना, लेकिन 3 मोल प्रेसिपिटेट बना, ये ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन से कोई कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है। इस
ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला कि जो मॉलिक्यूल है उसने तीनों के तीनों, इसके 1 मोल में 3 मोल क्लोरीन है, इसके 1 मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल क्या है, क्लोरीन है, और वो तीनों की तीनों क्लोरीन का है बाहर है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयोनाइज हुई है और तीनों की तीनों Ag के साथ प्रेसिपिटेट में आ गई है। तो इसका मतलब उसने ऑब्जर्वेशन क्या ली कि तीनों की तीनों क्लोरीन जो है वो कहाँ है, बाहर है, और ये तीनों क्लोरीन आयोनाइज हुई होगी और आयोनाइज होके इसमें AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाया होगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन लिया इसने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। CuCl3 लेता हूँ, 5NH3 अमोनिएटेड, मतलब जो अमोनिया था उसका अमाउंट घटाया, फिर नया मॉलिक्यूल लिया। अब उसको फिर AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया एक्सिस में। ये कंप्लीट सोल्यूबल सॉल्ट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, और इसका फिर से 1 मोल लिया। अब इससे सोचा कि क्या अभी भी 3 मोल प्रेसिपिटेट और 5 अंदर रह जाएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा क्या? बाई चांस 3 मोल AgCl बन गया तो मतलब 5 अंदर रह गए और 3 आयोनाइज हो गए। लेकिन उसने कुछ और ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि ओनली AgCl के 2 मोल ही प्रेसिपिटेट में आए। उसने क्या ऑब्जर्व किया, AgCl के केवल 2 मोल ही आए। तो इसने सोचा इसका मतलब 2 ही Cl माइनस आयोनाइज फॉर्म में या फिर आयन के फॉर्म में निकले। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसमें NH3 5 तो अंदर रहा ही है और साथ में एक Cl भी रहा है अंदर, और 2 Cl बाहर रही, इसलिए आयन के फॉर्म में आ गए। 2 Cl बाहर है तभी तो आयन के फॉर्म में आ पाए होंगे। फिर इसने सोचा एक और ट्राई करते हैं। CuCl3 डॉट, इस बार 4NH3 लिया, फिर AgCl एक्सिस में लिया, AgNO3 एक्सिस में लिया, और फिर इसने क्या देखा, इसको एक्सिस पर, इसका 1 मोल। आप समझ गए इसके ऑब्जर्वेशन में क्या आया होगा, AgCl का ओनली 1 मोल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इसको मिला। ये क्या है, यह है PPT, प्रेसिपिटेट, और यह प्रेसिपिटेट PPT। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन ली गई भाई, इससे ये ऑब्जर्वेशन ली गई केवल एक, मतलब एक क्लोरीन ही बाहर है, इसका मतलब तो CONH3 4 4 है ना अमोनिया, 4 Cl2 और एक क्लोरीन कहाँ रह गया, बाहर। अब लास्ट टर्न, अब इसने क्या किया, चलो एक और ट्राई करते हैं। COCl3 फिक्स रखते हैं, इस बार 3 NH3 लेते हैं, इसका फिर 1 मोल लेते हैं, और फिर से AgNO3 एक्सिस में गुजारते हैं, और फिर जो बनेगा प्रेसिपिटेट AgCl का वो 0 मोल बना, मतलब नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट यहाँ पर नहीं मिला। अब इसको कंफर्म हो गया भाईला प्रेसिपिटेट तो नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, CONH3 के 3 मॉलिक्यूल अंदर है, साथ में 3 Cl माइनस भी अंदर है, बाहर कुछ नहीं है भाई, बाहर कुछ नहीं। इन तीनों मॉलिक्यूल जो इसने ऑब्जर्व किए या कंक्लूजन के फॉर्म में रखे, क्या तीनों में सेकेंडरी वैलेंसी 6 नहीं है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है क्या? सेकेंडरी वैलेंसी 6 आना है, फिक्स करता है या आइडेंटिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, प्रैक्टिकल प्रूफ देता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी वो फिक्स होगी, जबकि प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो रही थी। पहले प्राइमरी वैलेंसी 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई। तो इस तरह से उसने सेकेंडरी वैलेंसी को फिक्स होना प्रूव किया, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दुआ करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया, अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करके उत्साहित करें यार, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे जो पॉइंट, और यदि कोई दिक्कत लग रही है तो भी बताएं, ताकि हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।